हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रेखा मैम के चैनल पे। और आज हम जो है वो 18 अगस्त 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि करंट अफेयर की जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा आपको जो है वो अपकमिंग एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। और ख़ासकर आप लोगों ने HPRCA में ये चीज़ देखी भी होगी कि करंट अफेयर की वजह से बहुत से स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन रुक गया। सभी की जो है वो कमज़ोरी करंट अफेयर वहाँ पे निकल कर आई। बाकी सभी चीज़ों में आप लोगों ने जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो स्कोर अच्छे से कर लिया, लेकिन करंट अफेयर में जो है वो चीज़ें मिस हो गई। ठीक है, और कुछ लोगों ने किया भी और उन्होंने सिलेक्शन भी पाई, और एक या दो नंबर से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो रह गए। ठीक है, तो दोस्तों करंट अफेयर जो है यहाँ पे, चाहे आप हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी पंचायत सेक्रेटरी, या किसी भी टेट सीटेट SSC बैंकिंग या टीचिंग का कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, सभी के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। करंट अफेयर का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये जो है वो ड्रेनेज या फिर आपका वाटर फैसिलिटी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच वाटर स्ट्रक्चर इन उत्तर प्रदेश वॉज रिसेंटली ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इरीगेशन स्ट्रक्चर बाय ICID। सबसे पहले आपको इस ICID के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है ICID। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज जो है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे रहती है। ठीक है, इरिगेशन और ड्रेनेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोला है कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, यूपी की, कि कौन सी जल संरचना है जिसको हाल ही में इस ICID इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन ड्रेनेज के द्वारा जो है ICID के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया। तो कौन है, कौन सी ये सारी जल संरचनाएं हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यानी कि जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है, जिसमें जो है वो पानी से रिलेटेड है ये चीज़ें, तो किसको जो है यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया। माता टीला डैम को, सरयू नहर को, परीक्षा वियर को, या रिहंद बांध को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा वियर जो है यूपी में बढ़ता है, और इसको जो है वो ICID इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन ड्रेनेज का जो है यहाँ पे, इसके द्वारा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का जो है वो दर्जा दिया गया। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026। इसका जो है उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या स्ट्रेंथनिंग इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन द ट्रिब्यूनल सिस्टम, कि उसमें जो है वो जो आपका ट्रिब्यूनल सिस्टम है, यानी कि न्याय करने की जो प्रणाली है, उसमें स्वतंत्रता, पारदर्शिता या जवाबदेही को मजबूत करना चाहते हैं, ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल का उद्देश्य है। या फिर एबॉलिश करना, इन चीज़ों को ख़त्म करना, समाप्त करना न्यायाधिकरणों को, या फिर उनको फिर से रीऑर्गेनाइज करना, या फिर जो है राज्य सरकारों के अधीन करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, स्वतंत्रता लाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही लाना चाहते हैं कि आप उसके जवाबदेही भी होनी चाहिए, मतलब ठीक है, आपको उसका सवाल का जवाब मिल सके, मतलब जवाबदेही होनी चाहिए किसी भी चीज़ के अंडर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ध्यान दीजिएगा। और अब हमारे जो है जितने भी आगे आने वाले एग्जाम हैं, सभी के लिए ये जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। बोला जा रहा है कि भारत की ब्रिक्स चेयर जो शिप है 2026 के अंतर्गत, जो ब्रिक्स ICT ट्रैक है उसका नेतृत्व विभाग ने किया, तो वो करेगा, तो वो कौन सा विभाग करेगा। ICT ट्रैक के बारे में बात हो रही है। ब्रिक्स ICT ट्रैक का नेतृत्व कौन सा विभाग करेगा। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन इससे रिलेटेड आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग जो है वो ब्रिक्स ICT ट्रैक का नेतृत्व करेगा। ब्रिक्स चेयरशिप, आपको पता है ब्रिक्स समिट जो है वो इंडिया न्यू दिल्ली में जो है वो किया गया। अब इसी का बोला जा रहा है कि जो ब्रिक्स ICT ट्रैक है जिसकी हमने अभी बात की, ये जो है हमने क्वेश्चन में देखा कि कौन सा डिपार्टमेंट है, तो ये जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। यहाँ पे बात हो रही है किसकी बैठक कहाँ पर होगी। इन विच सिटी इज द ब्रिक्स ICT ट्रैक बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन अगस्त 2026। ICT ट्रैक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये
पुणे शहर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक हमारा पुणे में जो है वो आयोजित होने वाला है। ठीक है, मिनिस्ट्री, ये जो है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है और पुणे में ये चीज़ होने वाली है। अब 2025 में जो साइकिलिंग हुई उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी रही? इंडियाज शेयर इन ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग इन 2025, तो कितना यहाँ पे भारत की हिस्सेदारी रही है? यहाँ पे 35.4% जो है वो शिप रिसाइकलिंग में भारत की जो हिस्सेदारी है वो रही है 35%, आप एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत ने 2025 में कौन सा यहाँ पे सेक्टर है, किस क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? मैरीटाइम इंश्योरेंस में, जो शिप रिसाइकलिंग है, या शिप बिल्डिंग में, पोर्ट कार्गो हैंडलिंग में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसकी मैंने अभी आपको बात बताई कि भारत का जो परसेंटेज है वो कितना रहा है, 35.4% जो है वो इंडिया की पोजीशन रही है, परसेंटेज रही है, हिस्सेदारी रही है जो शिप रिसाइकलिंग के लिए। ठीक है, तो प्रथम स्थान पे विश्व में, वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है 2025 में हमारा इंडिया इस चीज़ के लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेशन कनेक्ट यूथ एनवॉइस, जो एनवॉइस की बात हो रही है यहाँ पे, फुल फॉर्म भी आपसे ये जो है वो आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, GCYE, आपको पता नहीं होगा तो G से जनरेशन, C से कनेक्ट और Y से यूथ और E से इनवॉइस। जो इनवॉइस है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्यक्रम है? यानी कि GCYE जनरेशन कनेक्ट यूथ इनवॉइस जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो प्रोग्राम है? जनरेशन कनेक्ट यूथ इनवॉइस इज अ प्रोग्राम ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कनेक्ट यूथ को कनेक्ट करने की बात हो रही है, तो ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ITU, इंटरनेशनल दूरसंचार संघ। देखो यहाँ पे कनेक्ट करने की बात है ना, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि दूरसंचार के माध्यम से, टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोगों को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनियन। ठीक है, ITU जो है वो यहाँ पे इसका ये किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्यक्रम है? ये जनरेशन कनेक्ट यूथ एंड वॉइस, तो ये ITU का कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। आगे जाते हैं। भारतीय संचार मित्राज को ITU, अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया, तो कि जनरेशन कनेक्ट यूथ एंड वॉइस के रूप में किस अवधि के लिए चुना गया? भारतीय संचार मित्राज को चुना गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के जो जनरेशन इनका है, ये जनरेशन कनेक्ट यूथ एंड वॉइस, इसके रूप में किस अवधि के लिए, किस टाइम के लिए चुना गया यहाँ पे भारतीय संचार मित्रा को? तो 22 से 31, 27 से 31, 25 से 29 या 26 से 30, तो इसको जो है वो ऑप्शन नंबर डी 26 से 30 तक जो है वो चुना गया है, 2026 से 2030, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल जो बी कीपिंग एंड हनी मिशन है वो किस प्रकार की योजना है? तो वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र योजना है। नेशनल बी कीपिंग, मधुमक्खियों का पालन करना, हनी का मधु पालन करना, ये जो है वो हमारा यहाँ पे सेंट्रल स्कीम है, याद रखेंगे। जो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन था, NBHM को लागू करने वाली संस्था कौन सी है? कौन इसको संस्था को लागू करेगी? तो एक खाने से रिलेटेड, यहाँ पे हनी से रिलेटेड जो बोर्ड आता है वो है नेशनल बी बोर्ड, जो है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड जो है, ये हमारे पास यहाँ पे NBHM यानी कि नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन की प्रमुख संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के द्वारा स्थापित किए जाने वाले 4 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो गुजरात में स्थापित किए जाएंगे। वो किस क्षेत्र से संबंधित होंगे? लेकिन बागवानी, मत्स्य पालन या रेशम पालन या पशुपालन? तो इसी तरीके, ये क्वेश्चन हमने पहले देखा था, पिछले करंट अफेयर में हमने ये डिस्कस किया कि 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? गुजरात में। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि ये कौन से एरिया से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बागवानी से संबंधित होंगे, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर से संबंधित होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब ये जो गुजरात में स्थापित किए जाएंगे हॉर्टिकल्चर के 4 हमारे पास यहाँ पे जो संस्थान, तो ये किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? अब जिला भी आपको पता होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में पड़ता है हमारा अमरेली, उसके अलावा ददोह या फिर बनासकाठा या और उसके अलावा गांधीनगर। तो ये आपने ध्यान रखना है, गांधीनगर आपको याद रह जाएगा और अमरेली, ददोह और बनासकाठा जो है, कांठा जो है, ये आपने याद रखने हैं। यहाँ पे ये 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्टिकल्चर के स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रस्तावित मसौदे नियमों के अनुसार एनबीएफसीएस के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लोन्स के संबंध में क्या प्रस्तावित किया गया है? तो दे विल मेड ऑप्शनल, उन्हें वैकल्पिक बनाया जाएगा एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्स लोन्स के संबंध में, ये यहाँ पे बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने जो इंडसइंड बैंक है पर कितने रुपए का मौद्रिक दंड लगाया है? मॉनिटरी पेनल्टी लगाई, जो यहाँ पे पेनल्टी लगाई आरबीआई ने इंडसइंड बैंक पे, तो वो कितने रुपीस की लगाई है? यहाँ पे पेनल्टी जो लगाई है तो वो लगाई है 59.20%, यानी कि 59% आप मोटा मोटा बोल सकते हो। ठीक है, तो 59.20% जो है वो यहाँ पे पेनल्टी लगाई है आरबीआई ने। ठीक है, अब ये जो इंडसेंट पर लगाया गया आरबीआई का जो दंड है 59 जो हमने यहाँ पे बात की 59.20, दंड मुख्यतः किन प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित था? ये किस चीज़ से रिलेटेड था कि ये जो है वो लगाया गया? तो ये था इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स एंड जो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स हैं उस पे लगाया गया, इससे संबंधित है। जमा पर ब्याज दर एवं मानक परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण इससे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशो कितना रहा? कर्ज से लेकर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसकी रेशो जो है वो कितनी रही है डेट से लेके? तो ये रही है आपका ऑप्शन बी 58.2% जो है वो रही है। ठीक है, एक हमने 58.20, ये तो हमारे पास जो है वो इंडसइंड बैंक पर लगाया गया कर जो है वो यहाँ पे ये हमने बात की पीछे। ठीक है, लगाया गया कर्ज था इतना इनके ऊपर, और उसके अलावा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2025 की जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो रहेगी 58.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो 58.20 और लक्ष्य रखा गया था 56.1%, तो वास्तविक अनुपात लक्ष्य से कितना अधिक था? वास्तविक अनुपात की अगर हम बात करें तो वो 210 आधार अंक जो है वो अधिक था। कितना अधिक था? 210 बेसिक पॉइंट, अगर हम जो है वो बेसिक की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलडीबी, एलडीबी यानी कि लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक। तो ये जो एलडीबी यानी कि लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक है, इन्होंने अपनी स्थापना के बाद कितने एग्जिम कंटेनर्स को ट्रैक करने का माइलस्टोन हासिल किया? तो जो इनके एग्जिम कंटेनर्स हैं उनको ट्रैक कर दिया लॉजिस्टिक डाटा बैंक्स ने, तो वो कितने करने का माइलस्टोन हासिल किया? कितने एग्जिम कंटेनर्स को ट्रैक किया इन्होंने? तो वो किया 10 करोड़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 10 करोड़ एग्जिम कंटेनर्स को ट्रैक करने का माइलस्टोन हासिल किया है एलडीबी ने, लॉजिस्टिक डाटा बैंक्स ने, की स्थापना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लॉजिस्टिक डाटा बैंक्स को भारत में किस व्यापक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ड्राइवन ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ा जाता है? किससे जोड़ा जाता है लॉजिस्टिक डाटा बैंक्स को? तो इसको जोड़ा जाता है आपका लॉजिस्टिक्स से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेम इसी से रिलेटेड था तो आप याद रख पाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, IRDAI द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रिस्क्राइब्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में बात हो रही है IRDAI के द्वारा। उसका मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पॉलिसी होल्डर हैं उनके बारे में बात हो रही है, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो प्रिस्क्राइब किया है IRDAI ने कि उनका समाधान किया जाएगा, उनकी कंप्लेंट्स का समयबद्ध समाधान, टाइम बाउंड रेजोल्यूशन ऑफ पॉलिसी होल्डर कंप्लेंट्स, समय पर जो है वो निपटारा प्रॉब्लम्स का।
नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज के विजेताओं की घोषणा किस संस्थान ने की थी? जो नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज थे, उनकी घोषणा नीति आयोग ने, नाबार्ड ने, सेबी ने, सेबी है यहाँ पे, सेथी नहीं है, ठीक है, सेबी ने या आरबीआई ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो नाबार्ड है। तो वो जो ग्रामीण तौर पे चीज़ें होती है ना, वो भी नाबार्ड संभालता है। उसके अलावा जो नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंजेस है, वो भी नाबार्ड जो है इनकी घोषणा करता है। जो अभी हमने बात की नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज, जिसकी जो यहाँ पे बात की गई कि कौन जो है इसकी घोषणा करता है, विजेताओं की घोषणा किस संस्था ने की? नाबार्ड ने। तो वो किन संस्थाओं का समर्थन प्राप्त था? नाबार्ड को किन संस्थाओं का समर्थन प्राप्त था, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो इनको जो है वो गेट फाउंडेशन एंड जो आपका डालवर्ग एडवर्टाइजर्स हैं, उनका जो है वो यहाँ पे समर्थन प्राप्त था। गेट्स फाउंडेशन एंड जो आपका डालवर्ग एडवर्टाइजर्स हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट SRVA मुख्यतः किन उद्देश्यों से संबंधित था? स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट जो है वो किस चीज़ से जो है वो यहाँ पे उद्देश्य से संबंधित था? तो ये जो है वो आपका सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रुपीज़ से संबंधित था। भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो निपटान है, ठीक है, भारतीय रुपीज़ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेशल रुपीज़ वॉस्ट्रो अकाउंट की बात हो रही है, तो इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है, ये किससे संबंधित था? तो वॉस्ट्रो अकाउंट, स्पेशल रुपी की बात हो रही है, तो ये सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रुपीज़, भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटान, इससे संबंधित था, ठीक है, इस उद्देश्य से संबंधित था आपका SRVA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। SRVA की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो SRVA है को सामान्यतः रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट से अलग करने वाली मुख्य विशेषता क्या है? जो इसको रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट से, एक बार फिर से हम इसकी बात कर लेते हैं। स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट का मुख्य उद्देश्य है आपका भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटान। स्पेशल रुपी की बात की हमने। अब ये जो आपका SRVA है, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, ये रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट से अलग करने की एक विशेषता है। यहाँ पे स्पेशल लगा है SRVA में, लेकिन यहाँ पे दूसरा एक सिंपल है, सामान्य रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट से। यहाँ पे इसको अलग करने वाली विशेषता क्या है, क्या चीज़ है यहाँ पे जो डिफरेंट है? तो वो है आपका SRVA जो है वो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट जो है, ये सिर्फ घरेलू लेन देन के लिए है, ये आपने ध्यान रखना है, ये यहाँ पे विशेषता है इसकी। सॉरी, यहाँ पे आपका बोला था SRVA पूछा ना, तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि आपका घरेलू की बात नहीं करता है, SRVA करता है आपका इंटरनेशनल व्यापार को, ठीक है, INR में सेटल करने के लिए एक अतिरिक्त तंत्र है, ये इंटरनेशनल व्यापार करता है, घरेलू नहीं करता है, जबकि आपका RBA जो है वो नॉर्मल कर सकता है। तो SRBA इज एन एडिशनल मैकेनिज्म फॉर सेटलिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन INR। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 25। बात हो रही है FCNR डिपॉजिट्स के संबंध में। जो आपका जून 2026 के सर्कुलर के बाद भारतीय बैंकों को कौन सी गतिविधि करने की अनुमति दी गई थी? जो 2026 जून 2026 का जो सर्कुलर के बाद भारतीय बैंकों को कौन सा काम है, कौन सी गतिविधि है जिसको वो करने की अनुमति दी थी FCNR डिपॉजिट्स के संबंध में, कि वो क्या कर सकते थे? तो उनको जो है वो ओवरसीज लेंडर के पक्ष में SBLC जारी करना जो है वो यहाँ पे मंजूरी दी गई थी, अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है त्रिपुरा के जो आपका दरगंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ने किस प्रकार के हनी का दुबई को निर्यात किया? मतलब जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा से भेजा गया हनी, ठीक है, तो यहाँ पे शहद भेजा गया त्रिपुरा से, कहाँ को भेजा गया, किस प्रकार के हनी का दुबई को निर्यात किया गया? तो त्रिपुरा से दुबई भेजा हमारा हनी, ऐसे आपने याद रखना, त्रिपुरा का हनी बहुत अच्छा है, ऐसे आपने वहाँ से भेजा गया दुबई। तो वो बोला जा रहा है कि किस प्रकार के हनी का जो है वो यहाँ पे मस्टर्ड से निकाला हनी, या फिर बबूल का हनी, या लीची का हनी, या फिर यूकलिप्टस हनी, तो कौन से प्रकार का भेजा गया? तो मस्टर्ड हनी भेजा गया, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट आंसर है। त्रिपुरा से दुबई भेजा गया और दरगंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने त्रिपुरा के ये भेजा है मस्टर्ड हनी दुबई को। दरगंग जो यहाँ पे हम बात करें दरगंग एफपीओ द्वारा दुबई को भेजी गई मस्टर्ड हनी की मात्रा कितनी थी, कितना इन्होंने भेजा, तो इन्होंने 1 मेट्रिक टन जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1 मेट्रिक टन जो है वो भेजा इन्होंने। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन को किस स्थान पर रिवाइव किया। बोला जा रहा है हिंदुस्तान HAL की फुल फॉर्म आपने याद रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने Su-30 MKI फाइटर जो एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन है इसको रिवाइव किया, तो वो कौन से स्थान पर किया। हैदराबाद तेलंगाना, नासिक महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक या फिर कोरापुट उड़ीसा में। तो नासिक महाराष्ट्र आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। HAL ने Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन को नासिक महाराष्ट्र पर जो है वो रिवाइव किया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिन्ना 1 पाकिस्तान का पहला प्लान्ड लूनर रोवर था, किस संगठन के द्वारा नामित किया गया था। कौन से संगठन है जिसने इसको, नेस्कॉम ने या PAEC ने या फिर ISPR ने या फिर सुपारको ने, किसने जो है इसका नाम रखा था, जो पाकिस्तान का जिन्ना वन नाम रखा था, जो ये प्लान्ड लूनर रोवर था, तो ये नाम रखा था सुपारको ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिन्ना 1 लूनर रोवर का प्रस्तावित मिशन मुख्यतः किस खगोलीय पिंड से संबंधित था। तो लूनर किससे संबंधित है आपका, तो यहाँ पे चंद्रमा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो जिन्ना 1 लूनर रोवर का प्रस्तावित मिशन था वो मुख्य रूप से मून यानी कि चंद्रमा से संबंधित था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेटा द्वारा जारी जो यहाँ पे मूसे ग्लीमर मॉडल में लगभग कितने पैरामीटर्स हैं, ये बात हो रही है। मेटा के द्वारा जारी था मूसे ग्लीमर मॉडल, तो इसमें कितने पैरामीटर है, 70 बिलियन, 13 बिलियन, 30 बिलियन या 7 बिलियन। तो इसमें 30 बिलियन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मेटा के द्वारा जारी किया गया मूसे ग्लीमर मॉडल 30 बिलियन लगभग पैरामीटर है। मूसे ग्लीमर की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन थी। मुख्य विशेषता की अगर बात करें मूसे ग्लीमर की, तो क्या विशेषता थी, इसकी विशेषता थी कंज्यूमर डिवाइस पर एडवांस्ड एजेंटिक टास्क के लिए डिजाइंड फॉर एडवांस्ड एजेंटिक टास्क ऑन कंज्यूमर डिवाइस, यानी कि जो कंज्यूमर्स डिवाइस हैं, डिवाइसेज हैं जिनको कंज्यूमर यानी कि चलाने वाले जो हैं उन पर एडवांस्ड एजेंटिक टास्क के लिए उनको डिज़ाइन किया गया, वो था मूसे ग्लीमर की मुख्य विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैक होल स्टार आपने सुना होगा, ये किस क्षेत्र से संबंधित जो है वो नई कॉस्मिक ऑब्जेक्ट कैटेगरी है। ब्लैक होल स्टार, तो ये किससे संबंधित है। ब्लैक होल स्टार ये हमारे एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, आपने ज्योग्राफी में इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिक्स स्पीशीज प्रोजेक्ट किन संगठनों के द्वारा शुरू किया गया था। फिनिक्स स्पेसेस प्रोजेक्ट, तो किसने इसको शुरू किया था, तो ये करेक्ट आंसर होगा रीबिल्ड एंड विजोज अर्थ फंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फिनिक्स स्पीशीज प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया था वाइल्ड एंड बिकॉज अर्थ फंड ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवाइल्ड एंड बेजोज अर्थ फंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिक्स स्पीशीज प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे ये बात हो रही है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पहले पिछले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। फिनिक्स स्पीशीज प्रोजेक्ट जो किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया था, तो हमें पता है रिवाइल्ड एंड विजोज अर्थ फंड ने इसको किया था, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो आपका अत्यधिक संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण और रिकवरी को समर्थन देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ से संबंधित है ना, विजोज अर्थ फंड, रिवाइल्ड यानी कि वाइल्ड एंड विजोज यानी कि जो अर्थ वाली और जो वाइल्ड फंड है उनसे रिलेटेड होगी। नेक्स्ट है EPFO द्वारा जो प्रस्तावित ई प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है। EPFO के द्वारा प्रपोज किया गया ई प्राप्ति,
ई प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए पीएफ खाते खोलना, केवल एम्प्लॉयर्स रजिस्ट्रेशन कराना जो एम्प्लॉयर्स हैं, या पुराने या इनएक्टिव पीएफ अकाउंट्स में पड़ी राशि को ट्रेस करना, लिंक या क्लेम करने में सहायता करना। तो बिल्कुल सही। जो पुराने हमारे इनएक्टिव पीएफ अकाउंट्स हैं उनमें पड़ी जो भी राशियां हैं उनको ट्रैक करना और उनको लिंक करना और क्लेम करने में सहायता करना जो है वो ई प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस के किस भारतीय सेना के कुत्ते को मेंशन इन डिस्पैच जो है वो वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेंशन इन डिस्पैचेस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया इंडियन आर्मी के 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस के जो है वो इन आर्मी के डॉग हैं, तो उसका नाम क्या है यहाँ पे? टाइसन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस के किस भारतीय सेना के कुत्ते को यहाँ पे, तो उसका नाम है टाइसन, जिसको मेंशन इन डिस्पैच वीरता गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में यानी कि वाइस चेयरमैन ऑफ द दिल्ली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड इन अगस्त 2026, तो वो है तिलक राज कटारिया। खादी से रिलेटेड याद रखेंगे आप, उसके वाइस चेयरमैन जो है वो वीसी बने हैं आपके तिलक राज कटारिया। ठीक है, दिल्ली खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड अगस्त 2026 में तिलक राज कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी आपको पता है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनकी 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो वो कहाँ पे? अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो वो चित्तौड़गढ़ में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, तो वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश के पटवारी का, पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम का या किसी भी एग्जाम के हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस सबका जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हो सकता है, बाकी सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। तो उसके लिए अगर आप साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको साइंस के जितना भी सिलेबस दिया हुआ है उसका सब कुछ जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे एमसीक्यू बेस पे सारी चीज़ें आपको कवर करवाई गई हैं और वहीं से जो है वो जो आपके जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए उन पे जो है वो वहीं से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वहाँ से ही, और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चीज़ें बन रही है, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ के आएगा। बहुत रेयर है कि डायरेक्ट अगर कुछ भी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात है कि भारत निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, देशव्यापी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो है, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ELC 2.0 या 2.0 या 2.0 अभियान की शुरुआत की गई, वो किस राज्य से कर रहा है? भारत निर्वाचन आयोग देशव्यापी जो आपका इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो बिहार से कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च कर रहा है नेशन वाइड इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब कैंपेन 2.0, तो वो बिहार से शुरू कर रहा है। नेक्स्ट है 16th हॉकी इंडिया जूनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है? 16वां हॉकी जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप महिलाओं की हो रही है आयोजित, तो वो कहाँ पे हो रही है? भोपाल, पुणे, महाराष्ट्र, रांची, नई दिल्ली, तो पुणे में हो रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीछे हमने जो है वो ब्रिक्स की बैठक के बारे में भी बात की थी कि वो कहाँ पे हो रही है, तो वो जो है आपकी पुणे में हो रही थी, आपको क्वेश्चन याद होगा। तो यहाँ पे 16th नंबर का हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हो रही है, वो भी पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट है जनगणना 2027 की जनसंख्या गणना चरण सबसे पहले किन चरणों में शुरू किया गया? कहाँ पे जो है वो ये चीज़ शुरू की गई? तो लद्दाख और जो स्नो बाउंडेड एरियाज़ हैं JNK और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के, वहाँ पर की गई। ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो शुरू की गई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द HERC5 एंजाइम?
प्राइमरी फंक्शन क्या है HERC5 एंजाइम्स का? इसका प्राइमरी फंक्शन है जो भी वायरल इन्फेक्शंस हैं उनसे प्रिवेंट करना, इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स जो स्ट्रेंथनिंग देना, इम्यून रिस्पॉन्स को जो है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूत करना। तो ये आपका HERC एंजाइम का प्राइमरी फंक्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वेयर इज द 15th एडिशन ऑफ द इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? जो मैत्री आपका 15th एडिशन है ना मैत्री की, तो ये मैत्री जो है वो हुई, तो ये किसके बीच में हुई? भारत और थाईलैंड की ज्वाइंट। पहले एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, पहले पूछे जाते थे लेकिन अब जगहें ज़्यादा पूछी जाती हैं कि कहाँ पे आयोजित हो रही है, लेकिन इंडिया और थाईलैंड जो है मैं बता दूं ये मित्र हैं आपस में, ठीक है। तो ये कैसी एक्सरसाइज है? मैत्री है, इंडिया थाईलैंड, ऐसे आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका 15वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका सूरत थानी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सूरत थानी थाईलैंड में जो है वो आपकी इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल जू रिसेंटली बीन एस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर हाल ही में किस शहर में स्थापित किया गया है? वर्चुअल चिड़ियाघर के बारे में बात हो रही है, तो वो इंदौर में स्थापित किया गया है, ऑप्शन बी, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल जू जो आपका रिसेंटली बीन एस्टेब्लिश्ड, वर्चुअल जू इंदौर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली लॉन्च द साइबर रेसलिंग 2026 हैकाथॉन? हाल ही में साइबर रेसलिंग 2026 हैकाथॉन किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाइलेट बोल सकते हो आप, नाइलेट के द्वारा जो है वो साइबर रेसलिंग 2026 हैकाथॉन जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जो ब्रिक्स प्रेसिडेंसी है बट इज द कोर थीम ऑफ इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी फॉर द ईयर ऑफ 2026? कोर थीम क्या था ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 का? तो यहाँ पे रेजिलेंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो है हमारे पास कोर थीम था। सुदृढ़शीलता लाना, नवाचार लाना, इनोवेशन करना, नई नई चीज़ों का सहयोग बढ़ाना और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे मेन उद्देश्य था, मेन थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सेन हु पास्ड अवे रिसेंटली? जो राजा सेन है जो अभी जो है वो जिनका निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे राजा सेन? तो वो फिल्म डायरेक्शन से रिलेटेड थे, फिल्म डायरेक्टर थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा सेन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेल रिसाव के कारण चर्चा में रहा हारा मैंग्रोव वन, जो हारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो किस देश में स्थित है? तो वो ईरान में स्थित है, हारा मैंग्रोव वन, ईरान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान, केंद्रीय अधिनियमों और अन्य विधायी दस्तावेजों तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो कौन सा पोर्टल है जो यहाँ तक पहुँच सके? तो वो है इंडिया कोड पोर्टल, ICP, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो विच पोर्टल डिड द गवर्नमेंट लॉन्च टू प्रोवाइड डिजिटल एक्सेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल एसेट एक्ट्स एंड अदर लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स? तो वो है इंडिया कोड पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ये कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था कोर इंडस्ट्रीज के मामले में कि टोटल नंबर ऑफ कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया नाउ टाइम पे यहाँ पे और शामिल हुई हैं, उसकी वजह से कितनी हो गई हैं? 9 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IPP इन इंडिया? कौन जो है वो लॉन्च करता है IPP? किसके द्वारा जो है रिलीज की जाती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? तो NSO जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो लॉन्च करती है, ठीक है। IPP इंडिया में जो है वो आपका NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो जारी करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध जो भारत का जो प्रसिद्ध भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र मणिकरण है वो किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण, कुल्लू जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित कौन सा आर्टिकल आता है? तो वो है आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल करेंसी, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो हंगरी की
क्या है, तो वो है फॉरेन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम हमें इन करंट अफेयर के लिए लगा? 55 क्वेश्चंस हमने किए, और अब इनमें से बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अपॉइंटमेंट हमने कर ली, स्टैटिक जीके हमने कर ली, और भी हमने बहुत सी चीज़ें, जो जो चीज़ें करंट पे हो रही हैं, कोई भी जो आपकी अनावरण हो रहा है किसी चीज़ का, कोई मीटिंग हो रही है, मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर दी। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हमें लगा, 30 से 32-35 मिनट। ठीक है, तो इतना अगर आप करंट अफेयर के लिए डेली दे देते हो तो उससे आपकी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। ठीक है, तो डेली का करंट अफेयर के लिए समय निकालिए, और ताकि अगर आप पेपर में जो है वो सिलेक्शन पाना चाहते हैं उसके लिए। बाकी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी जैसे हिमाचल प्रदेश के जो अपकमिंग आपकी वैकेंसीज भी निकलने वाली है या निकल रही हैं, उनके लिए अगर आप साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, और वहाँ से आपको जो है वो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और पूरा MCQ बेस पे चीज़ें वहाँ पे कवर करवाई गई हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।